हाँ जी, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे एंड अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में अपना डायरेक्ट टैक्सेशन के एमसीक्यूज को डिस्कस किया था। मतलब हमारा जो डायरेक्ट टैक्स का जो पोर्शन था, हमने उसके ऊपर 4 लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए थे एंड उसके बाद हमने आपको एमसीक्यू सेशन भी दिया था ताकि हमारा इनकम टैक्स का जो पोर्शन है वो ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों, जो नेक्स्ट टॉपिक जो आपके अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में जो इंसर्ट किया गया है वो था टैक्सेशन के अंदर डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो होगी इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर। एंड ये हमारे इनडायरेक्ट टैक्स के ये हमारा जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसकी पहली क्लास है। क्या है? हमारे इनडायरेक्ट टैक्स की पहली क्लास है। ठीक है सर। सो दोस्तों, इनडायरेक्ट टैक्स को स्टार्ट करने से पहले कुछ पुरानी बातों को रिवाइज कर लेते हैं, जैसे कि टैक्स क्या होता है। ठीक है, तो टैक्स मैंने आपको बताया था कि टैक्स क्या होता है। ये कंपल्सरी रिकवरी करा जाता है आपसे, कलेक्ट किया जाता है आपसे, जिसको हम कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या सर ये हफ्ता वसूली है? नहीं दोस्त, ये हफ्ता वसूली नहीं है, क्योंकि ये जो रिकवरी, ये जो कलेक्शन आपसे कंपल्सरी करी जाती है वो एक एक्ट के थ्रू करी जाती है। मैंने आपको बताया था कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 265 के हिसाब से कोई भी गवर्नमेंट कोई भी टैक्स को लेवी या कलेक्ट करने के पहले उसके लिए लॉ बनाएगी और वो लॉ के पावर के थ्रू ही आपसे वो टैक्स कलेक्ट कर सकती है। ठीक है, तो टैक्स क्या होता है? वो ऐसा अमाउंट जो आपसे कंपल्सरी रिकवर किया जा रहा है, आपसे कलेक्ट किया जा रहा है अंडर एन एक्ट। ठीक है, हाँ सर, यहां तक तो क्लियर है हमें। ठीक है, तो दोस्त, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दो पार्ट होते हैं टैक्सेस के। डायरेक्ट टैक्स मैंने आपको बताया था क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स में जो पर्सन पे करता है गवर्नमेंट को टैक्स, वही उसका दर्द झेलता है, वही उसी को दर्द होता है। मतलब अगर एसएससी है, अगर उसने इनकम कमाया है तो वो अपनी इनकम से खुद ही टैक्स गवर्नमेंट को पे करेगा। जी सर। एग्जाम्पल इनकम टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? जो पर्सन कलेक्ट करता है, ठीक है, वो किससे करता है? अल्टीमेट कंज्यूमर से कलेक्ट करता है एंड गवर्नमेंट को पे कर देता है। मतलब जो पे कर रहा है गवर्नमेंट को, दर्द उसको नहीं हो रहा, दर्द किसी थर्ड पर्सन को हो रहा है। वो कौन थर्ड पर्सन है? वो है कंज्यूमर। ठीक है, जो उस गुड्स को, उस सर्विसेज को कंज्यूम करेगा, वो फाइनली उस टैक्स को बियर करेगा। उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि वहां पे टैक्स का बर्डन शिफ्ट हो गया दूसरे पर्सन के ऊपर। ठीक है दोस्त, मैंने आपको बताया था कि ये जो टैक्स होता है वो होता है प्रोग्रेसिव। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स का बर्डन बढ़ता जाता है, राइट। एंड ये होता है रिग्रेसिव। रिग्रेसिव कैसे? चाहे आप अमीर हो चाहे आप गरीब हो, ठीक है, आपसे सेम रेट ऑफ टैक्स कलेक्ट करके चलता है। अगर आप कोई एक पर्टिकुलर आइटम खरीदते हो, लेट्स सपोज मिस्टर ए है, मिस्टर ए है, एक मिस्टर बी है। ठीक है, इनकी इनकम जो है, मिस्टर ए की इनकम जो है वो है, लगा लीजिए 20,000 रुपये पर मंथ, और मिस्टर बी की जो इनकम है वो है 2 लाख रुपए पर मंथ। ठीक है, ये गए हैं एक लैपटॉप खरीदने, मान लेते हैं लैपटॉप नहीं, चलिए छोड़िए, ये गए हैं मोबाइल खरीदने। ठीक है, 20,000 का इन्होंने मोबाइल खरीद लिया, मतलब अपने पूरी इनकम लगा दी मोबाइल खरीदने में। इनको इसके ऊपर 18% टैक्स पे करना पड़ेगा। यही अगर मिस्टर बी भी सेम प्राइस वाला मोबाइल खरीदने गए हैं 20,000 रुपए का ही, इनको भी 18% का ही टैक्स लगाया जाएगा। मतलब इनके तो भाई 100% इनकम कंज्यूम हो गया, वही टैक्स रेट लगाया गया है। इनका सिर्फ 10% ही कंज्यूम हुआ इनकम, इन पे भी 18% का ही टैक्स लगाया जा रहा है। मतलब चाहे आप गरीब हो चाहे आप अमीर हो, इनडायरेक्ट टैक्स बोलता है मुझे कुछ नहीं पता, मेरे को सिर्फ ये पता है कि मैं सेम रेट ऑफ टैक्स आपसे चार्ज करके चलूंगा। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं रिग्रेसिव। मतलब जो लोअर स्लैब में होते हैं उनसे भी प्रोपोर्शनेटली हायर टैक्स लिया जाता है। समझ में आया? ठीक है, इसलिए बोलते हैं ये रिग्रेसिव है।
बच्चों ने इसका क्या इंटरप्रिटेशन लगाया है पता नहीं, उनको किसने पढ़ाया है, कैसे कहाँ से वो सुनते हैं। वो बोलते हैं कि ऐसा रिग्रेसिव तो वो होता है जब इनकम बढ़ती है और टैक्स कम होता है। दोस्त, इंडिया में ऐसा कोई भी टैक्स नहीं है जो रिग्रेसिव जिस तरीके से आप बता रहे हो, ठीक है। तो रिग्रेसिव का मतलब जिसने बताया वो गलत है आपको। रिग्रेसिव का मतलब यही है, एंड इनडायरेक्ट टैक्स जो इंडिया में लगता है वो रिग्रेसिव है। वो चाहे कोई भी इनकम स्लैब में पर्सन फॉल करता हो, वो लेता है सेम रेट ऑफ टैक्स, ठीक है। इसको बोलते हैं रिग्रेसिव, ठीक है। चलिए, तो सर क्या इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे कि डायरेक्ट टैक्स में आपने बताया कि इनकम टैक्स आता है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या क्या आता है प्लीज ये बता दीजिए। तो दोस्त, इनडायरेक्ट टैक्स में ना, इनडायरेक्ट टैक्स जो है उसमें मेजर जो है अब पोर्शन वो आ गया है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। एक दूसरा एक्ट भी है जिसको हम बोलते हैं कस्टम एक्ट, जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को गाइड करता है, ठीक है। एक्साइज एक्ट अभी भी जिंदा है। क्यों सर? जीएसटी के अंदर ही क्या ये सब्ज्यूम नहीं हुआ? मतलब जीएसटी आने के बाद ये खत्म नहीं हुआ? नहीं दोस्त, कुछ आइटम्स अभी भी ऐसे हैं, कुछ आइटम्स अभी भी ऐसे हैं जो जीएसटी के अंदर नहीं आया है, उनके ऊपर अभी भी एक्साइज ड्यूटी लग के चलती है, ठीक है। बट क्योंकि कुछ ही आइटम्स पे ये लगते चलता है तो इसका इंपॉर्टेंस इतना नहीं है जितना जीएसटी का है, ठीक है। तो हम एक्साइज एक्ट भी कवर करके चलेंगे, कस्टम एक्ट भी कवर करके चलेंगे, लेकिन बहुत ही ब्रीफ में करके चलेंगे। जो हमारी मेजर डिस्कशन होगी वो होगी जीएसटी के ऊपर। किसके ऊपर? जीएसटी के ऊपर, ठीक है सर। चलिए दोस्तों, तो जीएसटी शुरू करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। बच्चों की ये भी क्वेरी आ रही थी कि सर इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट कैसे होता है, अब वो हमको एग्जाम्पल के थ्रू समझाइएगा, ठीक है। तो मैं वो एग्जाम्पल भी आपको समझाता हूँ, साथ में कुछ छोटी मोटी बातें और समझाता हूँ ताकि हमारा बेस अच्छे से तैयार हो जाए। तो अगर हम बात करें, रुकिए मैंने आपके लिए कुछ नोट्स बनाए हैं। हाँ, अगर मैं बात करूं आपसे कि एक अगर कोई पर्सन है, मान लीजिए ये, ठीक है, मिस्टर ए है, मिस्टर ए है, इनकी वाइफ है और इनके छोटे छोटे दो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। तो इस फैमिली के जो इनकम अर्न करते हैं, जो ब्रेड विनर हैं, वो कौन है? वो मिस्टर ए हैं। तो मिस्टर ए ऐसा क्या क्या कर सकते हैं अपनी फैमिली का पेट पालने के लिए, अपनी फैमिली को चलाने के लिए? सर मिस्टर ए या तो वो कर सकते हैं बिजनेस, बिल्कुल सही बेटा, बिजनेस कर सकते हैं, या तो वो कर सकते हैं कहीं पे जाके जॉब। दो ही तरीके हैं जी सर। सर बिजनेस में भी या तो वो डील करेंगे गुड्स के अंदर, ठीक है, या तो वो डील में करेंगे सर्विसेज के अंदर। गुड्स में भी या तो वो बनेंगे मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर क्या होता है? मतलब वो करेंगे मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग मतलब जब आप रॉ मटेरियल को, उसका नेचर चेंज कर देते हो, उसका यूज करने का पर्पस चेंज कर देते हो, ट्रांसफॉर्म कर देते हो किसी प्रोसेस के थ्रू और एक नया प्रोडक्ट बनाते हो, उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। और जो उसको करता है उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरर, ठीक है। एग्जाम्पल लेट्स सपोज मान लीजिए प्लास्टिक की शीट्स आती हैं। एक मैन्युफैक्चरर क्या करता है? उस प्लास्टिक की शीट्स को ट्रांसफॉर्म करके चेयर बना देता है। तो एक नया पर्पस निकला यूज करने का, ठीक है, एक नया नाम से गुड बना। तो जो वो ट्रांसफॉर्मेशन उसने करी, वो क्या करी? उसने मैन्युफैक्चरिंग कर दी, ठीक है, उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरर। या तो दोस्त वो क्या बनेगा? या तो वो बन सकता है ट्रेडर। ट्रेडर समझ में आता है ना? शॉप खोल लिया या शोरूम खोल लिया जिसमें वो पीछे से गुड्स परचेज कर रहा है एंड आगे सेल कर रहा है, ठीक है, नॉर्मल परचेज एंड सेल कर रहा है, बोलते हैं ट्रेडर। जी सर। सर सर्विसेज मतलब? दोस्त सर्विसेज का मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई एक आर्किटेक्ट है या डॉक्टर है। डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर आपको कंसल्टेशन देते हैं। क्या देते हैं? कंसल्टेशन। वो आप उनके पास जाते हो, वो आपको एड्रेस करते हैं, आपसे बात करते हैं, आपको सर्विसेज देते हैं, आपको कंसल्टेशन देते हैं। कोई आपको गुड्स तो नहीं दे रहे, कुछ सामान बेच तो नहीं रहे हैं, वो आपको सिर्फ सर्विसेज दे रहे हैं और उसके लिए आपसे फीस कलेक्ट कर रहे हैं। क्या कलेक्ट कर रहे हैं? फीस, ठीक है। और जो ये सर्विस देता है ना, उसको हम बोलते हैं सर्विस
प्रोवाइडर, क्या बोलते हैं, सर्विस प्रोवाइडर। एंड ये जो पैसा लेता है वो उसको क्या बोलते हैं, फीस। ठीक है दोस्तों। एंड यहां से जो पैसा जो कलेक्ट होता है गुड्स में डील करने से उसको बोलते हैं सेल्स रेवेन्यू। यहां तक क्लियर है ना? जी सर, हमको क्लियर है। ठीक है। और सर जॉब से क्या मिलती है? सबको पता है, आपको भी पता है जॉब से क्या मिलती है हमको, सैलरी। ठीक है दोस्त, और कोई तरीका है क्या मिस्टर ए के पास अपनी फैमिली का पेट पालने के लिए? या तो बिजनेस करेगा या तो जॉब करेगा। बिजनेस में भी गुड्स में डील करेगा या सर्विस प्रोवाइड करेगा, एंड गुड्स में भी या तो मैन्युफैक्चरिंग करेगा या तो ट्रेडिंग करेगा। जी सर, समझ में आ गया यहां तक। ठीक है, तो दोस्त एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, लेट्स सपोज मैं अमरजीत सर आपको जो क्लासेस दे रहे हैं, वो जो क्लास दे रहे हैं वो आपसे फीस चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं आपसे फीस चार्ज कर रहा हूँ 10,000 रुपए की, और जिसमें हम आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा के देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल है, मान लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट है वैसे तो। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। मान लीजिए मैं आपसे 10,000 रुपये लेता हूँ, प्लस उसके ऊपर आपसे क्या ले रहा हूँ, जीएसटी ले रहा हूँ। जीएसटी क्या ले रहा हूँ, एट द रेट 3%। तो मैंने 1800 आपसे जीएसटी लिया, तो 11,800 ये मैंने आपसे कलेक्ट किया फीस। कितना कलेक्ट किया, 11,800। तो दोस्त मुझे बात बताओ, इसमें मेरी फीस कितनी है? मैं आपसे जो चार्ज कर रहा हूं वो फीस कितनी है? वो फीस है 10,000। ठीक है, ये जो 1800 है ये क्या है? ये तो मैं गवर्नमेंट को पे कर दूंगा ना दोस्त, ये तो पेड टू गवर्नमेंट करना पड़ेगा मेरे को। ये मेरे पास तो नहीं आएगा, मैं इसके ऊपर अपनी नजर नहीं रख सकता, क्योंकि ये पैसा मेरे से पर्टेन ही नहीं करता। ये तो गवर्नमेंट के बिहाफ पे मैंने आपसे कलेक्ट कर लिया और मुझे गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो मेरी जो फीस है वो कितनी है, 10,000। ठीक है, तो इसमें से लेस कर देते हैं 1800 जो मैंने गवर्नमेंट को पे कर दिया, तो मेरी फीस कितनी पड़ी, 10,000। लेकिन आपने कितना पे किया, 11,800। तो वो जो 1800 का बर्डन है वो किसने बियर किया? क्या वो मेरी कमाई से माइनस हुआ? नहीं, वो आपकी जेब पे लोड पड़ा, वो आपको महंगा पड़ा। तो बर्डन कहां शिफ्ट हो गया, आपके ऊपर। क्लियर है यहां तक? इसका क्या मतलब हुआ कि ये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, इसी बात को आगे आगे कंटिन्यू करते हैं। आपको एक चीज बतानी है मेरे को। ठीक है, चलिए, ये मेरी क्या हो गई, ये मेरी हो गई इनकम। ठीक है, तो क्या ये मेरी पूरी इनकम हो जाएगी, कुछ खर्चा नहीं होगा? नहीं सर, खर्चे तो होते हैं बिजनेस करने में। जी बिल्कुल। मान लीजिए मैं बुक प्रिंट आउट करवाऊंगा, आपको डिस्ट्रीब्यूट करवाऊंगा, कोरियर चार्जेस लगेंगे, मैंने जहाँ पे सेटअप कर रखा है उसका रूम का खर्चा भाड़ा देना पड़ेगा, मेरे को बिजली का बिल का भाड़ा देना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए ये सारे खर्चे कर करके 6,000 रुपये का मैं खर्च कर देता हूँ। ये 4,000 मेरी होती है नेट कमाई। ये क्या होती है, मेरी कमाई। ये मेरी जेब में जाएगा, 4,000 रुपये मेरी कमाई है, मेरी। ठीक है, तो क्या ये 4,000 पूरे का पूरा मैं अपने घर ले जाऊंगा? नहीं, इस बाद अभी भी गवर्नमेंट आएगी, बोलेगी रुको रुको रुको, 4,000 कहाँ लेके जा रहे हो? हमको पहले इनकम टैक्स तो दे के जाओ। वो मेरे को रास्ते में ही रोक लेंगे, घर जाने ही नहीं देंगी, वो बोलेंगी पहले इनकम टैक्स दे के जाओ। दोस्तों मान लेते हैं इनकम टैक्स का जो है रेट फ्लैट 30% मेरे पे लग रहा है, मान लेते हैं। ठीक है, इसमें डिटेल में नहीं जा रहे, 30% का मेरे पे फ्लैट लग रहा है। तो उन्होंने मेरे से 1,200 रुपये रास्ते में ही मेरी जेब से ले लिया, बोला अब ठीक है अमरजीत जी, अब 1,800 रुपये 2,800 रुपये अपने घर ले जाओ। तो दोस्त मेरे को बात बताइए, ये जो 1,200 रुपये है ये किसकी जेब से गया? मेरी जेब से। किसकी कमाई से गया? मेरी कमाई से। तो दर्द किसको हुआ? दर्द भी मेरे को हुआ। तो ये कौन सा टैक्स हुआ? सर ये तो डायरेक्ट टैक्स हो गया। समझ में आया दोस्त कि इनडायरेक्ट टैक्स का क्या हुआ? इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन आपकी जेब पे पड़ा, लेकिन जो इनकम टैक्स था, जो डायरेक्ट टैक्स था, गवर्नमेंट ने मेरी जेब से निकाला, बोला बेटा कहाँ लेके जा रहे हो इसको, इसमें से इनकम टैक्स दे के जाओ। तो उन्होंने मेरी जेब से 1,200 रुपये निकाल लिए और 2,800 बोला ये लेके अपने घर जाओ। ठीक है, यहां तो समझ में आया ना? तो हम जीएसटी में जो बातें करेंगे वो हम करेंगे यहां तक, मतलब इनकम टैक्स से 2 कदम और ऊपर जाएंगे। ठीक है, और हम बातें करेंगे सिर्फ
अमाउंट की और उसके ऊपर के जीएसटी की। ये सारी बातें हम इनकम टैक्स में कर चुके हैं कि इनकम कैसे निकालते हैं, खर्च कैसे माइनस करते हैं, और फिर ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है, टोटल इनकम क्या होता है, इनकम टैक्स कैसे पे करते हैं। तो हमारी जो बातें होंगी दोस्तों वो हम बताइए हम किस पे करेंगे। सर वो तो हम सिर्फ इस पे करेंगे, है ना। वो हमारी बातें सिर्फ इतने पोर्शन पे होगी जीएसटी के अंदर, इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर। ठीक है सर, सेल्स रेवेन्यू में मतलब गुड्स में जो डील करते हैं उनका क्या होता है दोस्त। बिल्कुल सेम होता है, बिल्कुल सेम होता है। जैसे सर्विस प्रोवाइडर है वैसे जो गुड्स में डील करते हैं वो सेल करेंगे, उसके ऊपर जीएसटी कलेक्ट करेंगे, जीएसटी गवर्नमेंट को पे करेंगे, है ना, और उनके पास अपना इनकम आ जाएगा। फिर वो इनकम टैक्स में शिफ्ट हो जाएंगे, वो अपने खर्चों को माइनस करेंगे, खर्च करके नेट इनकम आएगी, जो कमाई आएगी कमाई के ऊपर वो इनकम टैक्स पे करके चलेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर है जैसे सर्विसेज का केस में होता है। एंड सर क्या सैलरी पे भी जीएसटी लगता है? आप बताओ क्या सैलरी पे भी जीएसटी लगता है? नहीं सर, सैलरी पे तो जीएसटी नहीं लगता। सैलरी में आपने बताया था कि कुछ डिडक्शंस होती हैं, डिडक्शंस की जैसे टीडीएस कट जाता है, कुछ पीएफ कट जाता है। ठीक है, तो डिडक्शंस करने के बाद क्या मिलता है, सीधा नेट सैलरी इन हैंड इंसान को मिल जाती है एंड वो अपने घर लेके जाता है और अपना घर चलाता है। तो अगर मिस्टर ए अगर जॉब कर रहे होते तो क्या जीएसटी की बातें हम करते मिस्टर ए से? नहीं करते। तो क्या मिस्टर ए को जीएसटी के बारे में समझने की जरूरत थी? नहीं थी। जब मिस्टर ए बिजनेस करेंगे, ठीक है, बिजनेस में भी क्या करेंगे, गुड्स में डील करेंगे या सर्विसेज में डील करेंगे, तभी उनको जीएसटी की बातें समझनी जरूरी है। ठीक है, तो दोस्त यहां तक समझ में आया कि इनडायरेक्ट टैक्स की बर्डन कैसे शिफ्ट होता है। करेक्ट, इनकम टैक्स किसको दर्द देता है। ठीक है, एंड हम चर्चा कहां तक करेंगे, हम चर्चा यहां तक करेंगे और सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर करेंगे। यहां तक क्लियर है ना? जी सर, यहां तक हमको अच्छे से समझ में आ गया। चलिए, वेरी गुड। अब हम करते हैं जीएसटी की बातें। यहां तक तो हो गई हमारी इनडायरेक्ट टैक्स की बात। अब हम शुरू करते हैं जीएसटी की बातें। लेकिन जीएसटी शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ जीएसटी से आने से पहले क्या होता था उसके बारे में बताऊंगा, ताकि आपको यह समझ में आए कि जीएसटी आया ही क्यों, जीएसटी की जरूरत ही क्यों पड़ी। ठीक है, तो सबसे पहले बात आप ये नोट करेंगे कि जीएसटी कब से एप्लीकेबल हुआ था। जीएसटी एप्लीकेबल कब से हुआ था? जीएसटी एप्लीकेबल हुआ था, सबको पता है सर? हाँ, हमको पता है, ये 1 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल हो गया था। जी सर। तो दोस्त इससे पहले की बातें करते हैं। आइए हम बात करेंगे हम बात करेंगे बिफोर 1 जुलाई 17 क्या हुआ करता था। ठीक है, आइए ठीक है। अब मान लीजिए हमको बातें करनी है बिजनेस की सिर्फ। जी सर, हमको सिर्फ बिजनेस की बातें करनी है। बिजनेस में भी या तो गुड्स होगा या तो सर्विसेज होगा। यस सर, आपने हमको समझाया था कि या तो गुड्स होगा या तो सिर्फ सर्विसेज होगा। ठीक है, गुड्स में भी दो चीजें हो सकते हैं। जी सर, या तो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा होगा, कौन? मैन्युफैक्चरर, नहीं तो ट्रेडर होगा। जी सर। दोस्त मानते हैं मैन्युफैक्चरर की एक फैक्ट्री है, ठीक है, उसने कोई गुड्स बनाया, रॉ मटेरियल से कुछ गुड्स बनाया, गुड्स की वैल्यू निकल गई 1,00,000 रुपए। क्या निकल गई गुड्स की वैल्यू? 1,00,000 रुपए। जी सर। तो दोस्त पहले जब जीएसटी नहीं हुआ करता था तब एक दूसरा टैक्स हुआ करता था जिसको बोलते थे एक्साइज ड्यूटी। और वो कब लगती थी? द मोमेंट आपने कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर दी, उसके ऊपर गवर्नमेंट बोलती थी बेटा लगा एक्साइज ड्यूटी और हमको डिपॉजिट कर एक्साइज ड्यूटी। मान लेते हैं एक्साइज ड्यूटी की वैल्यू 10% थी,
तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को कितना पे करना पड़ेगा? 10,000 रुपये। तो क्या वैल्यू हो गई? 1,10,000 रुपये की। ठीक है, हमने मैन्युफैक्चरिंग करी, हमने कुछ रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करके एक नया यूज बनाया, नया आइटम बनाया। तो गवर्नमेंट बोलती थी द मोमेंट यू ट्रांसफॉर्म समथिंग इनटू न्यू, आपको क्या पे करना है गवर्नमेंट को? एक्साइज ड्यूटी। हमने एक्साइज ड्यूटी पे कर दी। ठीक है, तो क्या अब ये मैंने जैसे मैन्युफैक्चरिंग कर दी अपने घर पे रखूंगा? नहीं। किस लिए बनाई है हमने? बेचने के लिए बनाई है ना, तो बेचेंगे। तो जैसे ही हम बेचने की बातें करते थे तो गवर्नमेंट बोलती थी रुको रुको रुको, बेच रहे हो, चलो उस पर सेल्स टैक्स पे करो, मतलब वैट पे करो, सीएसटी सेल सेंट्रल सेल्स टैक्स, मतलब सेल्स टैक्स पे करो हमको। ठीक है, मान लीजिए अब ये पे करना है हमको एट द रेट ऑफ 10%। तो मुझको दोस्तों बात बताओ, ये 10% नहीं, मान लीजिए 12%, कंफ्यूजन ना हो जाए। तो दोस्तों बात बताओ, ये जो 12% है ये किस पे लगना चाहिए? मतलब दिल से पूछो कि ये 12% क्या 1,00,000 पे लगना चाहिए या 1,10,000 पे लगना चाहिए? दोस्त ये जो 10,000 रुपए है ना, ये तो गवर्नमेंट के पैसे हैं, ये मेरे पैसे थोड़ी ना है। गुड्स की वैल्यू कितनी है, गुड्स की अमाउंट कितने का है, वो तो 1,00,000 रुपए का ही है। तो अगर मैं गुड्स बेच रहा हूं, उस पर जो सेल्स टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को, मैं तो कितने पे करूं? 1,00,000 पे ना। 1,10,000 पे तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि 10,000 तो गवर्नमेंट के हैं। बट यहां पे होती थी गलती, यहां पे होता था बर्डन। यहां पे गवर्नमेंट ने क्या बोला, हमको जो टैक्स पे करो आप, वो हमको टैक्स पे करो। मैं ऐसे रेड पेन में लिखता हूं, ऑन 1,10,000 पे। ये क्या बोल दिया गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट ने बोल दिया हमको पे करो 1,10,000 रुपए, मतलब इंक्लूसिव ऑफ टैक्स के ऊपर हमको टैक्स पे करो। ये कितना आएगा? ये आपका 1,10,000 पे 12% आ जाएगा 13,200। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? ये हो गया 1,23,200। दोस्त यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे कौन सा ब्लंडर हो गया? सर यहां तो आपने टैक्स के ऊपर टैक्स दे दिया, यहां तो हमने टैक्स ऑन टैक्स दे दिया, हमने तो 10,000 के ऊपर भी टैक्स दे दिया गवर्नमेंट को। सो दोस्त इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। क्या कास्केडिंग इफेक्ट अच्छा है? नहीं सर, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये तो टैक्स के ऊपर टैक्स ले रहे हैं हमसे। दोस्त यही कास्केडिंग इफेक्ट को जीएसटी में हटाया गया है, या मैं आगे प्रूव कर दूंगा आपको कि जीएसटी के अंदर कास्केडिंग इफेक्ट नहीं है, टैक्स ऑन टैक्स नहीं लिया जाएगा आपसे। ये ड्रॉबैक था हमारा पुराने सिस्टम में। ठीक है सर, हमको आया समझ में कि कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है। चलिए, वैसे ट्रेडर भी कुछ काम करेगा, सेल परचेज करेगा अपना, तो जो भी वैल्यू होगी उसके ऊपर क्या, जो भी वैल्यू होगी उस पर क्या चार्ज करेगा? वैट चार्ज करेगा, नहीं तो सेल्स टैक्स चार्ज करेगा। ठीक है, सिमिलरली सर्विसेज के ऊपर कौन होगा? सर्विस प्रोवाइडर। वो क्या लेगा? आपसे फीस लेगा, और फीस के ऊपर आपसे वैट या सर्विस टैक्स, सॉरी वैट नहीं, सॉरी, वो क्या लेगा आपसे? सर्विस टैक्स। सर आपको सर्विसेज देगा और आपसे क्या लेगा? सर्विसेज टैक्स लेके चलेगा। ठीक है दोस्त, तो लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। एक्साइज ड्यूटी, वैट, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, ऑक्ट्रॉय, एंट्री टेस्ट, ऐसे ऐसे 17 टैक्स हुआ करते थे पुराने रिजीम में। ऐसे ऐसे 17 तरीकों के टैक्स हुआ करते थे। एक बिजनेसमैन को हर 17 एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था, उनके रिटर्न्स भरनी पड़ती थी, उनके लिए सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते थे, उनके अलग अलग डिपार्टमेंट से नोटिस आ रहे हैं, उनको रिप्लाई कर रहे हैं, स्क्रूटनी लग रहा है। बिजनेसमैन गए थक, उनने बोला गवर्नमेंट ये तुम क्या कर रहे हो, हम बिजनेस करें कि तुम्हारे टैक्स को संभालें? आपको टैक्स चाहिए ना, एक बार में बोल दो कितना चाहिए, हम पे कर देंगे, थोड़ा ज्यादा ही ले लो, लेकिन एक बार में लेके खत्म करो ना। हर अलग अलग एक्ट में जाके रजिस्ट्रेशन करवाओ, उनके अलग अलग रिटर्न भरो, अलग अलग टैक्स की पेमेंट करो। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, आपकी बातों पे ध्यान दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट ने बोला कि आप ये राइट साइड वाली सारी बातें छोड़ दो, हम आपसे सिर्फ बातें करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। और किसके थ्रू करेंगे? हम करेंगे वो आपसे बातें गुड्स
एंड सर्विसेज टैक्स के नाम से, जिसको बोला जाता है जीएसटी। समझ में आया दोस्त कि जीएसटी क्यों आया, क्या इतनी प्रॉब्लम थी पुराने एक्ट में कि हमको दिक्कत महसूस हुई, बिजनेसमैन रोने लगे, और क्यों इस जीएसटी का इजाद हुआ। इस जीएसटी के अंदर सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन है, एक बार ही रजिस्ट्रेशन करना है आपको, एक बार रिटर्न भरनी है आपको, एक बार पेमेंट करना है आपको, और आप हैसल फ्री रहो, अपने बिजनेस पे ध्यान दो। अब ना तो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत है, ना तो मल्टीपल रिटर्न भरने की जरूरत है, ना तो मल्टीपल टैक्स पेमेंट करने की जरूरत है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ सिंगल पॉइंट, वन टैक्स बना दिया गया है इसको, वन टैक्स। ठीक है, इस वजह से इसको बोलते थे वन नेशन एंड वन टैक्स। क्या बोलते थे? वन नेशन एंड वन टैक्स। ऐसे एक्साइज ड्यूटी जैसे वैट, सेल्स टैक्स, ऐसे 17 टैक्सेस को ये जीएसटी सब्ज्यूम कर गया, मतलब खा गया। और खाने के बाद उसने क्या निकाला? सिर्फ जीएसटी। ठीक है, 17 टैक्स गए गायब और सिर्फ एक टैक्स बना दिया जीएसटी, जिसके लिए गवर्नमेंट ने बोला दिस इज वन नेशन एंड देयर शुड बी वन टैक्स। दोस्त यहां तक क्लियर है आपको? अगर समझ में आया आपको कि जीएसटी की क्या जरूरत आन पड़ी थी? चलिए अब मैं आपसे थोड़ी सी और आगे बात करता हूं। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा और आगे बात करूंगा और फिर आपको थ्योरी मैं रटवाऊंगा नहीं, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं चाहता तो आपको बोल देता कि थियरी रट लो, लेकिन नहीं, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, इससे आपको पूरा थियरी जो भी हमारे 4-5 पॉइंट्स हैं इसमें, जो कॉन्सेप्ट है जीएसटी का, वो क्लियर हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो मैं आपसे क्या बात करने जा रहा हूं? मैं आपसे बात करने जा रहा हूं क्रेडिट सिस्टम के बारे में। ठीक है, क्रेडिट सिस्टम के बारे में। चलिए अब मान लीजिए प्लास्टिक है। ठीक है, एक बंदे ने प्लास्टिक से बनाया कंप्रेसर। तो उस क्या बनाया प्लास्टिक से? कंप्रेसर। ठीक है, फिर वही कंप्रेसर आगे एसी में फिट करके एसी में तब्दील कर दिया गया। कंप्रेसर को क्या किया गया? एसी में फिट कर दिया और एसी बना दिया पूरा पैकेज। फिर क्या हुआ? ये जो एसी था वो एक कार कंपनी को बेचा, उस कार कंपनी ने उसको कार में फिट कर दिया। यहां तक क्लियर है? जी सर। प्लास्टिक से बना कंप्रेसर, कंप्रेसर को हमने फिट कर दिया एसी में और एसी को हमने बेच दिया कार कंपनी को, तो उसने कार में फिट कर दिया। तो दोस्तों एक बात बताइएगा, जब प्लास्टिक से कंप्रेसर और हमने कंप्रेसर को आगे बेचा तो यहां पे बिल काटेंगे? जी सर। मान लीजिए कंप्रेसर की वैल्यू थी 10,000 रुपए। ठीक है, ठीक है सर, कंप्रेसर की वैल्यू थी 10,000 रुपए और इस पे आपसे ले लिया गया टैक्स। ठीक है, एडेड 18% मानेंगे तो 1800 रुपए ले लिया गया टैक्स। तो ये हो गया 10,000, नो नॉट 10,000, ये हो गया 11,800। ठीक है सर, ये हो गया 11,800। सिमिलरली कंप्रेसर को जब हमने एसी में फिट किया और एसी को आगे बेचा तो एसी का वैल्यू, एसी का बिल कटेगा? जी सर बिल्कुल बिल कटेगा। और मान लीजिए इसकी वैल्यू आई, वैल्यू आई 30,000 रुपए की। ठीक है, इससे टैक्स लिया जाएगा, टैक्स पर 18% पकड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 5400। ठीक है, तो ये हो जाएगा 35,400। ठीक है जी सर। अब एसी हमने बेचा कार कंपनी को, कार कंपनी ने क्या किया? कार में फिट किया और कार को बेचा आगे, तो कार का भी बिल कटेगा। मान लीजिए कार की वैल्यू है 5 लाख रुपए, कार की वैल्यू 5 लाख रुपए और जीएसटी वही, सॉरी टैक्स वही 18% का।
टैक्स वही 18% है, तो टैक्स कितना बनेगा 90,000 रुपये। तो कार की वैल्यू हो गई 5,90,000। और आप जैसे प्यारे बच्चों ने इस गाड़ी को खरीदा और 5,90,000 रुपये कंपनी को पे कर दिया। ठीक है, यहां पे आपको कुछ गलत होता हुआ दिख रहा है क्या दोस्तों? यहां पे कुछ गलत दिख रहा है आपको? हाँ सर, गलत तो दिख रहा है सर। हमको ये दिख रहा है कि कंप्रेसर की जो वैल्यू थी वो वैल्यू एसी के में ऐड है और दोबारा से पूरे एसी के ऊपर फिर से टैक्स ले लिया गया। मतलब जो कंप्रेसर एसी के अंदर गया था उसके ऊपर भी फिर से टैक्स ले लिया गया। सर ये तो डबल टैक्सेशन हो गया। मतलब कंप्रेसर की जो वैल्यू जब वो एसी में गया तो सर एसी के पूरे वैल्यू के ऊपर, एसी के पूरे 30,000 रुपए के वैल्यू के ऊपर फिर से टैक्स ले लिया गया। ठीक है, एंड सर जब ये एसी कार के अंदर गया, जब ये एसी कार के अंदर गया फिर पूरे कार की वैल्यू के ऊपर फिर से टैक्स ले लिया गया। मतलब अगर सर देखें तो कंप्रेसर के ऊपर 3 बार टैक्स लग गया एंड एसी के ऊपर 2 बार टैक्स लग गया। सर ये क्या हो रहा है? हाँ दोस्तों, ये होता था पहले डबल टैक्सेशन, ट्रिपल टैक्सेशन यहां हो गया कंप्रेसर के ऊपर। तो दोस्त होना क्या चाहिए था, अब वो समझते हैं। होना क्या चाहिए था? होना क्या चाहिए था दोस्त, पहले से इसको समझने से पहले मैं आपको 2 टर्म बताना चाहता हूं। एक होता है आउटपुट टैक्स, एक होता है आउटपुट टैक्स और एक होता है इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स क्या होता है? जो हम आगे से कलेक्ट करते हैं। ठीक है, जो हम आगे से कलेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स। और जो हम पीछे परचेज पे, जब हमने कुछ पीछे से खरीदा, हमने उसके ऊपर टैक्स दिया होगा, तो वो जो हमने टैक्स दिया उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स। क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स। ठीक है, इसके लिए आउटपुट टैक्स क्या है? 1800। अब इसके लिए बच्चे बताइएगा, जब कंप्रेसर एसी में फिट हुआ और हमने उस पर एसी के ऊपर टैक्स निकाला तो आउटपुट टैक्स कितना हुआ? और सर आउटपुट टैक्स हुआ 5400। और इनपुट टैक्स कितना है? हम पीछे जब कंप्रेसर खरीद के लेकर आए थे तो कितना टैक्स ऑलरेडी दे चुके थे? सर हम पीछे ऑलरेडी 1800 दे चुके थे। तो दोस्त 1800 इसमें से होना चाहिए था माइनस, मतलब 3600 रुपए यहां पे गवर्नमेंट को जाना चाहिए था। ठीक है, मान लेते हैं ये काम किया मिस्टर ए ने, ये काम किया मिस्टर बी ने, ये काम किया मिस्टर सी ने। ठीक है, तो मिस्टर बी के जेब से कितना रुपए जाना चाहिए था? 3600 रुपए। ठीक है सर, यहां बताइए, यहां पे आउटपुट टैक्स क्या है कार के ऊपर? सर यहां पे आउटपुट टैक्स है 90,000 रुपए। ठीक है, और इसके लिए इनपुट टैक्स क्या होगा दोस्तों? इसके लिए इनपुट टैक्स क्या होगा? इसके लिए इनपुट टैक्स होगा ये 5400 रुपए, जो ये पीछे एसी के जब इसने परचेज किया उसके ऊपर जो उसने टैक्स पे किया है ना, वो कितना पे किया? 5400। तो ये इसके लिए क्या हो गया? इनपुट टैक्स 5400। मतलब इसको गवर्नमेंट को कितना देना चाहिए? 84,600 का टैक्स। ठीक है, तो दोस्त ये आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स को बोलते हैं क्रेडिट सिस्टम। क्या बोलते हैं? क्रेडिट सिस्टम। यहां पे आप देख रहे हैं कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ क्रेडिट हो रहा है। मतलब आपके जो आउटपुट टैक्स है उसमें से आप अपने इनपुट टैक्स को माइनस करिए और जो बैलेंस बच गया वो गवर्नमेंट को भरिए। तो अगर हमें समराइज करूं और बोलूं कि गवर्नमेंट के खाते में कितना गया, तो आप मुझे बताइए कि ए ने गवर्नमेंट को कितना दिया? सर ए ने तो गवर्नमेंट को, हम यहां देख पा रहे हैं 1800 दिया। ठीक है, ए ने कितना दे दिया? 1800। बी ने कितना दिया? सर बी ने हमने देखा यहां पे दे दिया 3600। ठीक है दोस्तों,
बी ने कितना दे दिया 3600। और सी ने कितना दिया दोस्त गवर्नमेंट को? सर सी ने दिया 84,600। तो सी ने दिया 84,600। तो दोस्त गवर्नमेंट के खजाने में कितना पैसा गया? सर गवर्नमेंट के खजाने में गया 90,000 रुपए टोटल। और दोस्त फाइनली ये 90,000 का लोड, ये 90,000 का बर्डन किसने बॉर्न किया? सर ये तो हमने बॉर्न किया। हमने तो 90,000 रुपए की पेमेंट करी थी जब हमने गाड़ी खरीदी थी। तो ये भी प्रूव होता है कि बर्डन किस पे आया फाइनली बर्डन आया कंज्यूमर पे। गाड़ी का कंज्यूमर कौन है यहाँ पे? क्या मिस्टर ए है? नहीं। मिस्टर बी है? नहीं। मिस्टर सी है? वो भी नहीं। बेचारे आप नन्हे मुन्ने बच्चे जब गाड़ी खरीदने गए तो उन्होंने 90,000 रुपए का बर्डन सहा, जो गवर्नमेंट के खजाने में गया किस तरीके से? ए के थ्रू, बी के थ्रू, सी के थ्रू 90,000 रुपए गवर्नमेंट की जेब में पहुंच गया। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आया? तो यहां तक मैंने आपको क्या प्रूव कर दिया कि कॉन्टिन्यूअस चेन बहुत जरूरी है डबल टैक्सेशन को रोकने के लिए। कॉन्टिन्यूअस चेन ऑफ क्रेडिट। तो दोस्त ये जो क्रेडिट सिस्टम है ये जीएसटी में प्रेजेंट है। मैंने आपको ये प्रूव कर दिया कि फाइनल लोड किस पे पड़ता है। फाइनल लोड जो पड़ता है सर वो तो हमेशा कंज्यूमर के ऊपर पड़ेगा, वो पूरा लोड लेके चलेगा टैक्सेस का। ठीक है, यहां पे कोई कास्केडिंग इफेक्ट हुआ दोस्त? क्या टैक्स के ऊपर टैक्स लगा? नहीं। जैसे ही क्रेडिट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया तो टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगा। ठीक है जी सर, वो क्रेडिट सिस्टम के इंट्रोड्यूस होते ही जैसे ही हमने आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स किया वो टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगाया। ठीक है दोस्त, इसमें मैं आपको एक चीज पॉइंट और थोड़ा सा अगर आप नोट करिए तो आप ये देखिए, इसमें से मिस्टर बी ने जो 10,000 का कंप्रेसर खरीदा उसमें कितनी वैल्यू को ऐड किया? उसने कितनी वैल्यू को ऐड किया? वैल्यू ऐड कितना किया? वो सर उसने किया 20,000 रुपए का। तभी तो 10,000 के ऊपर उसने 20,000 ऐड किया और एसी की वैल्यू निकल गई 30,000 रुपए। हाँ सर। और दोस्त मिस्टर सी ने इस एसी के अंदर कितना वैल्यू ऐड किया? सर मिस्टर सी ने किया 4,70,000 रुपए। 30,000 का एसी लिया, उस पर 4,70,000 की वैल्यू ऐड करी और कार की वैल्यू निकाल दी 5 लाख रुपए। तो दोस्त मैं अगर मैं ये बोलूं कि मिस्टर बी ने इस 20,000 पे जो उसने वैल्यू ऐड करी सिर्फ 18% टैक्स अपने वैल्यू ऐड जो उसने करी उसके ऊपर पे किया। 20,000 इंटू 18% कितना आएगा? 3600। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मिस्टर बी ने सिर्फ जितना वैल्यू एडिशन किया उस गुड्स के ऊपर सिर्फ उसी के ऊपर उसने टैक्स पे किया? हाँ सर, हम ये बोल सकते हैं। अब मिस्टर सी का भी देख लेते हैं। तो मिस्टर सी ने जितनी वैल्यू एडिशन करी अगर मैं इसका 18% टैक्स निकाल दूं तो क्या वो मेरा 84,600 आ रहा है? हाँ सर, ये तो आ रहा है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मिस्टर सी ने जो टैक्स पे किया वो सिर्फ वैल्यू एडिशन जो उसने करी सिर्फ उसके ऊपर पे किया? हाँ सर, ये भी बोल सकते हैं। तो दोस्त मैं क्या ये बोल सकता हूं कि जो जीएसटी है वो सिर्फ वो एक वैल्यू एडिशन टैक्स है? वैल्यू एडिशन टैक्स है, वो सिर्फ टैक्स उसी पे चार्ज करवाता है जितने की वैल्यू आप ऐड करते हैं। हाँ सर। तो दोस्त ये वाला पॉइंट भी यहाँ पे मैंने आपसे टेकअप कर लिया। तो वैल्यू एडिशन मैंने आपको प्रूव कर दिया। मैंने फाइनल लोड जो होता है वो कौन बियर करता है? बियर बाय कंज्यूमर। ये भी पे कर दिया, ये भी प्रूव कर दिया आपको। कोई भी कास्केडिंग इफेक्ट नहीं आ रहा है यहाँ पे, कोई भी टैक्स ऑन टैक्स नहीं आ रहा है। जी सर। यहाँ पे क्या कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ क्रेडिट हो रहा है? क्या यहाँ पे कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ क्रेडिट हो रहा है कि नहीं दोस्तों? हाँ सर, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स करते ही हमारा कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी
डबल टैक्सेशन हो रहा है? नहीं सर, डबल टैक्सेशन नहीं हो रहा है। जैसे ही क्रेडिट सिस्टम, क्रेडिट प्रोविजंस हमने इंट्रोड्यूस किया, यहाँ पे डबल टैक्सेशन होना बंद हो गया। यहां तक क्लियर है ना दोस्त? अब मैं ये आपको रीड कराता हूं बुक से, तब देखिए आपको कैसे चुटकी में समझ में आता है आपको ये सारी चीज। आइए, कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी। क्या जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है? यस सर, आपने प्रूव किया था कि सिर्फ जितना वैल्यू एडिशन एक पर्सन करता है वो सिर्फ उसके ऊपर ही टैक्स पे करके चलता है। हाँ सर। सर क्या कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट है जीएसटी में? हाँ सर। सर जीएसटी ऑफर्स कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट, ठीक है, अप टू द रिटेलर लेवल, कंज्यूमर लेवल, देयरबाय द ओनली द वैल्यू एडिड जो हर एक स्टेज पे हो रहा है सिर्फ उसके ऊपर ही टैक्स लग के चलता है। जी सर, हमको आ गया समझ। सर दोस्त, मैंने क्या आपको ये भी प्रूव कर दिया कि बर्डन कौन बियर करता है? फाइनल कंज्यूमर। हाँ सर, आपने ये बता दिया कि फाइनल कंज्यूमर ही सारा लोड बियर करके चलता है। आइए रीड कर लेते हैं। द सप्लायर एट ईच स्टेज इज परमिटेड टू अवेल द क्रेडिट ऑफ जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड कैन सेट ऑफ अगेंस्ट द जीएसटी पेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स। जो वो आगे बेच रहा है, मतलब आउटपुट टैक्स में से जो भी परचेज कर रहा है, मतलब जितना भी उसने इनपुट टैक्स पे किया है वो उसका क्रेडिट ले सकता है। तो बर्डन किस पे फाइनली आता है? क्योंकि कंज्यूमर तो बेटा ये नहीं कर सकता ना, कंज्यूमर तो उसको कंज्यूम कर रहा है, तो वो तो आगे कहीं नहीं बेच रहा है, तो उसका तो आउटपुट टैक्स नहीं निकलेगा। क्योंकि कंज्यूमर उसको कंज्यूम कर रहा है तो सारा टैक्स कौन बियर करेगा? कंज्यूमर। एंड दोस्त, मैंने ये भी प्रूव कर दिया कि कोई भी यहाँ पे कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं हो रहा है। ओनली दो वैल्यू ऐड हो रहा है हर स्टेज पे, सिर्फ उसी के ऊपर टैक्स लिया जा रहा है, मतलब टैक्स ऑन टैक्स नहीं हो रहा है जैसे पहले हुआ करता था। तो बताइए, क्या जीएसटी अच्छा है कि नहीं? जीएसटी को आना चाहिए था कि नहीं? सर ये तो बहुत अच्छा है, ये तो आना चाहिए था। बिल्कुल दोस्त, आइए इसको भी कवर कर लेते हैं हम। देखिए, प्री जीएसटी में क्या होता था एंड पोस्ट जीएसटी में क्या होता है। पहले प्री जीएसटी में मल्टीपल टैक्सेस थे, एक्साइज था, वैट था, सेल्स टैक्स था, ऑक्ट्रॉय था, सर्विस टैक्स था, एंट्री टैक्स था, ऐसे ऐसे 17 टैक्सेस थे हमारे पास। कितने थे? 17 टैक्सेस। उसको सबको निगल गया हमारा जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स। जी सर। पहले मल्टीपल प्रोसीजर्स, हर एक्ट में रजिस्ट्रेशन, हर एक्ट के हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट बनाओ, हर एक्ट के हिसाब से रिटर्न भरो, हर एक्ट के हिसाब से पेमेंट करो, हर एक्ट के हिसाब से स्क्रूटनी हो रही है, उनके जवाब दो, नोटिस आ रहे हैं। बिजनेसमैन थक चुके थे बेटा। अब यहाँ पे क्या है जीएसटी में? ओनली वन प्रोसीजर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, वन टाइम पेमेंट, वन टाइम रिटर्न फाइलिंग, दैट्स इट। पहले क्या था? मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट। सर टैक्सेबल इवेंट मतलब? टैक्सेबल इवेंट मतलब वो कौन सी घटना घटते ही आपके ऊपर टैक्स लगा दिया जाएगा, मतलब वो कौन सा कर्म आप करोगे कि जिसके फल स्वरूप आपके ऊपर टैक्स थोप दिया जाएगा। जैसे कि मैन्युफैक्चरर जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग कर देता था, मतलब जैसे ही रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म कर देता था एक न्यू प्रोडक्ट में, उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी थोप दी जाती थी। जैसे ही वो उस गुड को जो उसने मैन्युफैक्चर किया वो आगे बेचता था, उसी मोमेंट पे उसके ऊपर वैट या सेल्स टैक्स लगा दिया जाता था। तो यहाँ पे मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट थे। मैन्युफैक्चर होते ही उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी, सेल्स करते ही वैट सेल्स टैक्स लगा दो, एंट्री करते दूसरे स्टेट में एंट्री टैक्स लगा दो, सर्विसेज देते ही सर्विस टैक्स लगा दो। मतलब इतने मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट हुआ करते थे। लेकिन जीएसटी ने सिर्फ एक बात बोली है कि सप्लाई, जैसे ही गुड्स की सप्लाई हो जाएगी उसके ऊपर जीएसटी लगा दिया जाएगा। क्योंकि दिस इज वन नेशन वन टैक्स, तो मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट तो नहीं हो सकता ना दोस्त। एक टैक्सेबल इवेंट रखा है जीएसटी के अंदर जिसका नाम रखा गया है सप्लाई। जी सर। दोस्त, पहले पर्सन कौन हुआ करते थे? पहले मैन्युफैक्चरर हुआ करते थे जो एक्साइज ड्यूटी भरते थे। पहले सर्विस प्रोवाइडर हुआ करते थे जो सर्विस टैक्स भरते थे।
पहले ट्रेडर हुआ करते थे जो वैट या सेल्स टैक्स भरा करते थे, लेकिन अब क्योंकि जीएसटी इज वन नेशन वन टैक्स, तो यहां पे सिर्फ एक ही पर्सन होगा जिसको बोला गया है टैक्सेबल पर्सन। क्या बोला गया है जीएसटी के अंदर? टैक्सेबल पर्सन। जी सर, समझ में आ गया। क्या कैस्केडिंग इफेक्ट है? पुराने में सर हुआ करता था, अब नहीं होता, आपने प्रूव कर दिया है। डबल टैक्सेशन पहले होता था, जी सर। क्या अब होता है? नहीं सर, वो भी नहीं होता है। पहले लेवल क्या थे दोस्त? इंट्रा स्टेट, एक ही स्टेट में अगर अब मैं बेच रहा हूं तो मेरे ऊपर वैट लगाया जाता था, ठीक है। लेकिन अगर मैं दिल्ली से हरियाणा में गुड्स बेच रहा हूं, यूपी से मुंबई में गुड्स बेच रहा हूं, तो उसके ऊपर सेंट्रल सेल्स टैक्स लगाया जाता था। और वही अगर मैं कोई गुड्स बाहर बेच रहा हूं, कहाँ? ओवरसीज, फॉरेन में बेच रहा हूं, उसको बोलते थे इंटरनेशनल लेवल, ठीक है। लेकिन अब जीएसटी के अंदर सिर्फ दो ही लेवल हैं, या तो इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द स्टेट, अगर दिल्ली के दिल्ली में ही गुड बिक रहा है या मुंबई का मुंबई में ही गुड बिक रहा है, उसको बोल देंगे इंट्रा स्टेट। एंड अगर जहां पे दो स्टेट्स इन्वॉल्व हैं वहां बोल दिया जाएगा इंटर स्टेट, ठीक है। तो दोस्त ये थे इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस। आई होप यहाँ तक आपको जीएसटी की फील आने लग गई होगी कि जीएसटी को क्यों लाया गया, पुराने में क्या दिक्कतें थी, जीएसटी क्यों अच्छा है, जीएसटी की क्या ज़रूरत थी, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये लेक्चर ऑलरेडी 45-46 मिनट की हो चुकी है। आज यहीं तक वाइंड अप करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट लेक्चर में हम जीएसटी को संपूर्ण तरीके से समझ लेंगे एंड इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई हो एंड आपको अच्छा लगा हो, जीएसटी की थोड़ी सी फील आई हो आपको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अच्छे से पढ़िए, इस लेक्चर को समझिए। कोई क्वेरी है तो हमको कमेंट सेक्शन में पूछिए, ठीक है। एंड अपना फीडबैक देके चलिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, गुड बाय।